मेरा नाम आमिर है। ये वाकया उस वक्त का है जब मेरी उम्र 25 साल थी और मैं मास्टर्स कर रहा था। मेरे घर में मेरे वालिद और वालिदा रहते थे। एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अमेरिका सेटल हो चुकी थी। मेरी अम्मा ने एक मासी रखी जो अच्छी खासी उम्र की थी, मगर वो अपने साथ एक अपनी नवासी को लाती थी जिसकी उम्र तो 15 साल थी, मगर इसका जिस्म किसी 18 साल की लड़की की तरह था। इस मासी की बेटी फौत हो चुकी थी, जिसके बाद इस नवासी की परवरिश की जिम्मेदारी इस पर आ पड़ी थी। खैर, कुछ ही महीनों में वो मासी और उसकी नवासी हमारे घर में एडजस्ट हो गए और हमने उन दोनों पर और उन दोनों ने हम पर भरोसा करना शुरू कर दिया। मैं वैसे तो खासा शरीफ लड़का था, मगर प्यार का ऐसा भूखा कि जो भी मिल जाए छोड़ता नहीं था। मेरे घर और दोस्तों में किसी को मेरी उन हरकतों का इल्म न था। मेरे वालिद एक बिजनेसमैन थे और इनका बिजनेस पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ था, जिसकी वजह से वो अक्सर किसी न किसी शहर में जाते रहते थे। मेरी अम्मा का घर भी दूसरे शहर में था। एक बार ऐसा हुआ कि अब्बा को अपने बिजनेस के लिए दूसरे शहर जाना था। इसी शहर में अम्मा का मैका भी था। अब्बा अम्मा को भी साथ ले गए ताकि वो अपने वालिदैन और भाइयों से मुलाकात कर ले। अम्मा अबू का ये दौरा तकरीबन एक हफ्ता का था। मुझसे भी पूछा गया, मगर अगले दिन मेरा यूनिवर्सिटी में टेस्ट था, तो मैंने कहा आप लोग जाए, मैं आप लोगों के पीछे आ जाता। मेरी बात सुनकर अम्मा और अब्बा राजी हो गए। अम्मा अब्बा तो इसी दिन रवाना हो गए और मैं घर में अकेला रह गया। अभी सुबह का वक्त था। मैं नाश्ता करके अपने टेस्ट की तैयारी ही कर रहा था कि मासी और उसकी नवासी काम करने आ गए। मैंने मासी से कहा, अम्मा और अब्बा गए हैं दूसरे शहर, तुमको पता है जो काम करना है वो सब कर लो, कोई बताएगा नहीं तुम्हें। इसने कहा, अब बेफिक्र रहो आमिर बेटा, मैं सब कर लूंगी। ये कहकर वो दोनों सबसे पहले किचन में बर्तन धोने में मसरूफ हो गए। जरा देर बाद मासी की नवासी, जिसका नाम जरीना था, वो काम छोड़कर बैठ गई। मैं थोड़ी देर देखता रहा, फिर मासी से पूछा, जरीना को क्या हुआ मासी? असको बुखार है सुबह से, मासी ने जवाब दिया। तो तुम उसको काम पर ना लाती ना, ये और बीमार हो जाएगी, मैंने हमदर्दी से जवाब दिया। जिसको सुनकर जरीना ने तशक्कुर आमेज नजरों से मेरी जानिब देखा। मैं अकेले कैसे इतना सारा काम करती, अभी और भी तो घरों में जाकर काम करना है, मासी ने जवाब दिया। तुमने असको दवा दिलाई? मैंने मासी से सवाल किया। नहीं, अभी घर जाकर दे दोनगी दवा, मासी ने जवाब दिया। घर तो तुम शाम तक जाओगी ना? मैंने मासी से फिर सवाल पूछा। जी शाम तक ही जाना होगा, मासी ने जवाब दिया। ऐसा करो, तुम अपना काम करो, मैं जरीना को दवा दिला कर लाता हूँ, मैंने मासी से कहा। रहने दे आमिर साहिब, अब तकलीफ ना करे, मासी ने मना करने के अंदाज में कहा। तकलीफ कैसी? तुम लोग इतनी खिदमत करती हो, हमारी सारे घर का काम करती हो, ये तो तुम्हारा हक बनता है। बस तुम अपना काम करो, मैं अभी असको दवा दिला कर लाता हूँ। ये कहकर मैंने जरीना को कहा, चलू ऐसा ना हो क्लिनिक बंद हो जाए। जरीना ने मासी की जानिब देखा। मासी ने इसे हाँ में सर हिलाया और जरीना मेरे साथ चली गई। कार में बैठकर मैंने जरीना की गर्दन पर अपना हाथ लगाया और कहा, तुमको तो काफी तेज बुखार है, तुमको आराम करना चाहिए था। जरीना ने कोई जवाब न दिया और खामोशी से सर झुका लिया। खैर, जरा देर बाद हम दवा लेकर वापस आ चुके थे। मैंने मासी से कहा, डॉक्टर ने असको मुकम्मल आराम करने को बोला है, तुम असको घर छोड़कर फिर जाना अपने दूसरे काम पर। साहिब, घर कैसे छोड़ सकती हूँ, वो तो काफी दूर है, इसको हिम्मत करके जाना होगा मेरे साथ, मासी ने जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा है अगर आराम न किया तो दवा असर नहीं करेगी, तबीयत और खराब होगी। बेहतर यही है कि इसे आराम करने दो, मैंने जवाब दिया। मासी सोच में पड़ गई, फिर बोली, साहिब मैं इसको घर तो नहीं छोड़ सकती, दूसरे काम पर देर हो जाएगी। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इसको शाम तक आपके घर छोड़ दूं, मैं बाजी से बात कर लूंगी, मासी ने दरख्वास्त की तो एकदम मेरे दिमाग में मंसूबा बनने लगा। मैंने थोड़ा सोचा, फिर कहा, बाजी से बात करने की जरूरत नहीं, वैसे भी वो एक हफ्ते बाद आएंगी। तुम उसको छोड़ दो, मगर शाम में जरूर वापस ले जाना, हो सकता है मैं घर से बाहर जाऊं तो ये अकेली कैसे रहेगी घर में, मैंने खुशी को दबाते हुए कहा। साहिब आप फिक्र ना करें, मैं शाम को आकर असको ले जाऊंगी, मासी ने भी खुश होकर कहा। जरा देर बाद मासी अपना काम खत्म करके चली गई। मैं और मेरे घर वाले जरीना को एक छोटी बच्ची की तरह ही ट्रीट करते थे, वो ज़हनी तौर पर इतनी बालिग थी भी नहीं। खैर, मासी के जाने के बाद मैं ज़हन में मंसूबा बनाने लगा कि किस तरह जल्दी अपनी मोहब्बत का इजहार करूं।
मगर मुझे डर भी था ये शोर मचा देगी, आबाद में किसी को बता देगी। तुमने सुबह से कुछ खाया है? मैंने जरीना से सवाल किया। जी थोड़ा सा खाया था, जरीना ने जवाब दिया। तुम यहाँ ना बैठो, आ तो सोफा पर लेट जाओ, आ फिर अंदर जाकर बेड पर लेटो, ऐसे बैठी रहोगी तो आराम नहीं मिलेगा, मैंने जरीना को कहा। जी अच्छा, ये कहते हुए वो उठी और उठने में लड़खड़ाने लगी तो मैंने भागकर उसको पकड़ा और सहारा दिया। तुम तो काफी कमजोर लग रही हो, चुल्लू मैं तुमको ले जाकर बेड पर, फिर दवा भी लेनी है, शाम तक तुमको ठीक होना है, ये कहते हुए बिठाता हूँ। ये कहकर मैं उसको पकड़कर बेडरूम में ले गया और उसको बेड बिठा दिया। फिर किचन में जाकर उसके लिए एक सेब काटा और दूध गर्म करके कमरे में ले गया। चुल्लू ये खाओ और फिर दवा भी लेनी है, शाम तक तुमको ठीक होना है, ये कहते हुए मैं इसकी जानिब देखकर मुस्कुराया। जवाब में वो भी मुस्कुराई और वो सेब खाने लगी और मैंने टीवी ऑन कर लिया। मैं एक के बाद एक चैनल तब्दील करता रहा। मैं इस तरह बैठा हुआ था कि टीवी और मेरे बीच में जरीना थी, जो कि टीवी पर नजरें जमाए हुई थी। इसको होश नहीं था कि मैं इसे देख रहा हूँ। वो बगौर वो टीवी देखती रही और मुझे ऐसा लगा जैसे इसका सांस थोड़ा तेज हुआ। मैंने चैनल तब्दील किया तो एक न्यूज़ चैनल था जिस पर न्यूज़ आ रही थी कि शहर के हालात खराब हो गए हैं, हंगामे शुरू हो गए हैं। मैंने जरीना से पूछा कि तुम्हारी नानी किस जगह गई है। अब काम पर जरीना को इसका अंदाज़ा नहीं था, वो तो बस अपनी नानी के साथ चली जाती थी। खैर मैं सोचने लगा कि मासी कैसे आएगी और कैसे जरीना को लेकर जाएगी। अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक फ़ोन की बेल बजी। मैंने भागकर फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ मासी ही थी। वो काफ़ी घबराई हुई थी। मैंने पूछा तुम कहाँ हो, तो इसने जो एरिया बताया वो मेरे घर से काफ़ी दूर था और वहाँ के हालात ख़राब थे। मैंने मासी से इसका प्रोग्राम पूछा कि वो किस तरह आएगी मेरे घर जरीना को लेने, तो इसने जवाब दिया, आमिर बेटा इस वक्त तो घर से निकलना जान को खतरे में डालना है। मैंने मासी से कहा अगर मेरे घर तक आ सको तो आ जाओ और तुम दोनों यहीं रुको जब तक हालात ठीक नहीं होते ठीक तो रात मेरे घर पर ही रुको। मासी ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा वो पूरी कोशिश करेगी कि जरीना को लेने आ जाए। मैंने कहा तुम जरीना की फिक्र ना करो, वो आराम से है, और फिर मैंने इसकी जरीना से भी बात करवा दी। वो खासी मुतमईन हो गई। जरीना भी पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। जरा देर बाद मैंने जरीना को दवा दे दी और कहा तुम अब सो जाओ, तुम्हारी नानी आएगी तो मैं तुमको जग्गा लोनीगा। और ये कहकर मैं रूम से बाहर निकल गया। मुझे कल यूनिवर्सिटी जाना भी मुश्किल लग रहा था। अभी मैं अपने दिमाग में प्लान कर ही रहा था कि दोस्त का फ़ोन आया और उसने बताया कि कल यूनिवर्सिटी बंद है शहर के ख़राब हालात की वजह से। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और दुआ करने लगा कि मासी जरीना को लेने ना आ सके। मैंने टीवी लाउंज वाला टीवी ऑन किया तो पता लगा शहर के हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। मैं बहुत खुश था कि अब तो जरीना को यहाँ ही रुकना पड़ेगा। खैर मैं थोड़ी देर उधर ही घूमता रहा घर में। फिर भूख लगने लगी तो मैंने किचन में जाकर खाना गर्म किया और जाकर जरीना को देखा तो वो जाग चुकी थी। मैं इसके करीब गया और पूछा कैसी तबीयत है अब, और साथ ही इसकी गर्दन को एक बार फिर अपने हाथ से छुआ। इसकी जिल्द काफ़ी चिकनी थी। जरीना का बुखार उतर चुका था। मैंने मुस्कुराकर उसको देखा, जवाब में वो भी मुस्कुराई। मैंने इससे कहा चुल्लू मैंने खाना गर्म कर लिया है, चल कर खा लो। इसने कहा मैं पूरी पसीने में भीगी हुई हूँ, मैं शावर लेना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ जाओ। इसने इस बात में सर हिलाया और बात में चली गई। जरा देर बाद उसकी आवाज़ आई, आमिर तौलिया नहीं है अंदर। मैंने जल्दी से तौलिया लिया और उससे कहा ले लो तौलिया, और दरवाज़ा से ज़रा दूर एक साइड पर खड़ा हो गया। इसने ज़रा सा दरवाज़ा खोला तो मैंने जल्दी से तौलिया इसकी जानिब बढ़ाया और एक साइड पर हो गया और फिर रूम से बाहर निकल गया। ज़रा देर बाद वो खाने की मेज़ तक आई और खामोशी से चुपचाप बैठकर खाना खाने लगी। मैंने पूछा अब कुछ बेहतर लग रही हो तुम? तो वो कहने लगी जी अब काफ़ी बेहतर हो। मैंने इसे बताया कि शहर के हालात ख़राब हैं और कर्फ्यू लग गया है। न जाने तुम्हारी नानी किस तरह आएगी तुमको लेने। जिस जगह पर वो है अभी वहाँ तो बहुत ही हालात ख़राब है, वरना मैं तुमको खुद छोड़ आता नानी के पास। अगर वो ना आ सकी तो तुमको रात यहीं रुकना होगा। ये सुनकर वो थोड़ी परेशान हो गई। अभी हम खाने से फारिग ही हुए थे कि मासी का दोबारा फ़ोन आया। मैंने इससे पूछा कि वो कहाँ है तो इसने बताया कि वो इसी घर में है और अब निकल नहीं सकती, और ना वो घर वाले इसे जाने दे रहे हैं क्योंकि शहर में कर्फ्यू लगा है।
मैंने पूछा तो मैं तुम्हारे पास ले आऊं जरीना को, वो अब काफ़ी बेहतर है। तो इसने फिर दरख्वास्त की कि मैं इसे कहीं ना जाने दूं और रात रुकने की इजाज़त दे दो। मैंने कहा मुझे एतराज़ नहीं, मगर तुम्हारी नवासी परेशान है, उसको तसल्ली दो। ये कहकर मैंने जरीना को फ़ोन दिया। मासी ने फ़ोन पर जरीना से न जाने किया कहा कि वो काफ़ी मुतमईन हो गई। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था और ये मौका गिनवाना नहीं चाहता था। खैर, जरीना ने हिम्मत करके सारे बर्तन धोए। किचन की सफाई में जरीना की मदद करता रहा और उसकी खूबसूरती की तारीफ करता रहा। वो कभी खुश होती कभी शर्माती, क्योंकि उसको ठीक से अंदाज़ा नहीं था कि वो किया बिला है। खैर, वो काम से फारिग हुई तो मैंने उसको कहा, अब तुमको रात तो यहीं गुजारनी है तो उसको अपना ही घर समझो। किसी बात में शर्माने की ज़रूरत नहीं है। कुछ खाने का दिल कर रहा है तो खाओ, कोई मना नहीं करेगा। जरीना के चेहरे से खुशी जाहिर हो रही थी। मैंने जरीना से कहा, तुम्हारी दवा का भी वक्त हो गया है, तुम दवा खाओ, फिर हम दोनों बैठकर फिल्म देखते हैं। मैंने इसे बताया कि कौन सी दवा खानी है। इसने दवा खाई, फिर हम दोनों रो में आ गए। मैं इससे उधर उधर की बातें करता रहा। उसको प्यार के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी। फिर मैंने पूछा कि फिल्म देखती हो, तो इसने जवाब दिया कभी कभी देखती है। तो मैंने पूछा क्या अच्छा लगता है फिल्म में, तो इसने जवाब दिया गाने और डांस। मैंने कहा चुल्लू फिल्म देखते हैं। मैंने टीवी पर एक फिल्म चला दी। मैंने चुपके से मुंह इसके कान के पास किया और पूछा कैसी है फिल्म। इसने चौंक कर मुझे देखा और अपने चेहरे के इतने करीब देखकर हैरान हो गई। मैंने हिम्मत करके इसका हाथ पकड़ा, जिसको इसने छुड़ाया नहीं। इसको क्या मालूम था कि मैंने इसका हाथ क्यों पकड़ा है। दूसरे हाथ से मैंने इसका चेहरा पकड़कर अपने मजीद नजदीक किया और एक बोसा दिया इसके गाल पर और आहिस्ता से इसके कान में कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो जरीना। मेरी बात सुनकर इसका चेहरा मजीद सुर्ख हो गया। मुझे खुशी ये थी कि वो किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं कर रही थी, लेकिन इसकी सांस अब इतनी तेज थी जैसे काफी दूर से दौड़ कर आ रही हो। मैंने देखा कि जरीना ने आंखें बंद कर ली थी। मेरी और हिम्मत बढ़ी और मैंने इसको अपनी बाहों में भर लिया। मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब इसने भी मुझे बाहों भर में लिया। अम्मा, मैं जा रही हूँ। रानिया नज़ाकत से साड़ी संभालती अंदर आई थी। हल्की पर्पल कलर की शिफॉन की साड़ी, जिसमें से इसके ब्लाउज का नीला कलर और 5 इंच के बाजू से इसके गोरे से डॉल बाजू साफ नजर आ रहे थे। अपने नाश्ता कर लिया। वो सुख रवि से चलती इनके बेड के सामने रखे सोफे पर टुक गईं। शहनाज ने इसका हुलिया देखकर बुरा सा मुंह बनाया। उन्हें रानिये का ऐसा पहनावा सख्त नापसंद था। कितनी बार कहा है ऐसे अजीब अजीब लिबादे मत पहना करो, घर में एक जवान देवर भी है। और शहनाज ने नरम से लहजे में टोका था। बहरहाल वो नागवारी जाहिर कर नहीं सकती थी, मगर रानिये ने सर झटक कर इनकी बात काटी, क्योंकि उनसे लड़ना वो भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। देवर से याद आया, अम्मा खिज़र को जग्गा दिया था अपने, इसकी मीटिंग थी आज। रानिये ने इनकी बात को गोल करके माथे पर हाथ मारा था। नहीं, शायद अभी भी सो रहा है। शहनाज ने इसकी बात को गोल करना महसूस करके नागवारी से कहा, मैं जगाती हूँ उसको। वो अपनी साड़ी का प्लो अपनी कमर के गिर्द लपेट कर उठी। तुम खिज़र के कमरे में मत जाओ, तुम अपने प्रोडक्शन हाउस जाओ, कहीं कैद ना हो जाए। मैं उठा दूंगी इसे। शहनाज बेगम किसी मसलहत के तहत बोल पड़े। मुंह फेरे खड़ी रानिये का चेहरा सपाट हुआ था और आंखों में नागवारी की झलक थी, मगर जबरन लबों पर मुस्कान सजाकर मुड़ी। जी अम्मा, वैसे भी प्रोड्यूसर होना आसान तो है नहीं, बहुत थक जाती हूँ, जबकि साथ घर की जिम्मेदारी भी हो। इसने किस कदर जिताते लहजे में कहा था और प्लो झटकती बाहर निकल गई। पीछे शहनाज बेगम ने थक कर सर बेड क्राउन से लगाया था। अहमर और खिज़र, उनके 2 बेटे, दोनों को सलीम साहिब और शहनाज ने मोहब्बत से पाला पोसा था। 6 साल पहले जब खिज़र ने मेडिकल में दाखिला लिया तो सलीम साहिब बीमारी की वजह से हार कर शहनाज को अकेला छोड़ गए। बहुत दिन शहनाज को खुद को संभालने में लग गए। फिर संभल गई तो दिल में ख्याल आया, क्यों ना अहमर की शादी कर दी जाए। वैसे भी अब इनकी बूढ़ी हड्डियों से काम नहीं होता था। इनकी देवरानी कुदसिया अपनी बेटी बीनिश के लिए अहमर को चाहती थी, और इस बात से पूरी तरह वाकिफ शहनाज बेगम ने कुदसिया के सामने इसकी सांवली बेटी बीनिश, जो फिलहाल मैट्रिक में थी, अपने दोनों खूबसूरत बेटों से मवाजना बड़े तल्ख अंदाज में किया तो कुदसिया बेगम का दिल जेठानी के ऐसे मगरूराना रोये पर किरची किरची हो गया था, और उन्होंने तय किया वो अपनी बेटी बीनिश की शख्सियत को ऐसा बनाएंगी कि इसका सांवला रंग कभी इसके लिए तज़हीक का निशाना न बने। 1 साल बाद अहमर ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद प्रोडक्शन हाउस बना लिया और उसके प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले ड्रामे मकबूल होने लगे।
शहनाज बेगम की गर्दन में मजीद सरिये फुट हो गया था और वो शद्दूमत से अहमर की हमपुल्ला लड़की तलाश करने लगे। मगर अहमर को रानिया भाग गई थी। रानिया मादर पिदर आज़ाद एक छोटी मोटी मॉडल थी और अहमर की मुलाकात इससे ड्रामे की शूटिंग के दौरान हुई थी जिसमें वो एक सीन के लिए ली गई थी। अहमर को देखते ही इस पर फिदा हो गया था और रानिया अहमर की खूबसूरती और दौलत से अहमर ने इजहार मोहब्बत करने और रानिया के इकरार करने के बाद फौरन ही शहनाज बेगम से बात की थी। शहनाज बेगम तो पहले ही अहमर के शोबिस दुनिया से जड़ने पर थोड़ी नाला रहती थी। ये सुनकर तो इनका जो डर था कि अहमर को कोई बेहिया ड्रामों में काम करने वाली नाफंसा ले सच साबित हुआ था। उन्होंने मनाने की कोशिश भी की मगर अहमर अपनी बात पर डट गया था। रानिया का जादू सर चढ़कर बोलता तो अहमर रूठ कर दो दिन घर न आता। बिलाखिर शहनाज बेगम को हथियार डालने पड़े और उन्होंने रानिया के लिए हामी भर दी। रानिया इनकी सोच के बरक्स एक अच्छी बहू साबित हुई थी। इसने शहनाज बेगम के सारे खदशात मिटा दिए था मगर रानिया के पहनावे पर इनको एतराज़ था क्योंकि खिज़र की मौजूदगी में ऐसे लिबास मुनासिब नहीं लगते थे। शहनाज ने धके छुपे लफ्ज़ों में उसको मुतअद्दिद बार समझाने की कोशिश की थी। वो कुछ दिन तमीज़ वाले कपड़े पहनती और फिर पुरानी डगर पर वापस। रानिया अहमर और खिज़र का बहुत ख्याल रखती थी और हर काम टाइम पर हो जाता था। फिर शादी के 1 साल बाद अहमर और रानिया की जिंदगी में ज़ै आया तो पूरे घर में बच्चे की कुलकारियों में शहनाज बेगम सब भूल गई। खिज़र की भी हाउस जॉब शुरू हो गई थी तो उन्होंने सोचा क्यों ना अब खिज़र की भी बहू के आई जाए। एक धड़का उन्हें खिज़र और बीनिश की आपसी दोस्ती देखकर ही लगा रहता था कि कहीं खिज़र ताईजान। उन्होंने बीनिश की आवाज़ पर पिट से आंखें खोली थीं और बगौर बीनिश को देखा। वो सांवली ज़रूर थी मगर तीखे नए नक्श के साथ पुरकशिश लगती थी। दराज कद मुतनासिब सरापा और शलवार कमीज के साथ दुपट्टा चाहे सर पर नहीं मगर शानों पर गिराने के बजाय सलीके से पहना होता जिससे इसकी रनाइयां छप जाए। MBA करने जा रही थी। हाथों में चूड़ियां। इसे चूड़ियां बहुत पसंद थी। बेहद बातूनी और पर एतमाद थी। वो किसी का भी आइडियल हो सकती थी मगर उन्होंने फिर सोचा मेरे खिज़र के बराबर तो नहीं। अल्लाह ने इसे हसन से नवाजा है। ताई अम्मा बीनिश ने एक और आवाज़ दी तो वो हड़बड़ा कर अब हकीकतन होश की दुनिया में आई थी। बीनिश मुतफक्किर सी कमरे में आई और इनकी पेशानी को छुआ। आपकी तबीयत तो ठीक है न? मैं ठीक हूँ। उन्होंने नर्म मुस्कुराहट से बीनिश को देखा था जिसके चेहरे पर परेशानी थी। ताई अम्मा वो खिज़र कहाँ है? वो किस कदर शहनाज के ज़हनियत से वाकिफ़ थी इसलिए हिचकिचाते हुए पूछा। सो रहा है जाकर उठा दो। शहनाज ने उसको जांचती नज़रों से देखते हुए कहा। बीनिश ने चंद सेकंड लिए बना ही मुस्कुरा कर कहा था नहीं ताईजान मुनासिब नहीं लगता। आपको मैं व्हीलचेयर पर बिठा देती हूँ आप उठा दीजिएगा। शहनाज बेगम मुस्करा उठी। इसे बीनिश की ये मोहतात पसंदी बहुत अच्छी लगती थी। वो दोस्ती लड़कियों की तरह ऐसा कोई मौका नहीं चाहती थी। खिज़र से दोस्ती होने के बावजूद वो इससे एक फासले पर रहती थी। हाँ बिठा दो। फिर एक काम करना अपने घर से अपनी अम्मा का बनाया तेल लेकर लगाना मेरे सर में। जी ठीक है ताईजान। व्हीलचेयर पर बिठाकर उसके जाने के बाद वो फिर ख्यालों में खो गई। एक दिन यूं ही खिज़र के लिए लड़की देखकर आते हुए इनकी कार का एक्सीडेंट हुआ। अहमर मौके पर ही जाँ बहक हो गया और इनकी दोनों टांगें ज़ाय हो गईं। रानिया ने तब भी इनका साथ नहीं छोड़ा। गम और इद्दत में होने के बावजूद वो सारे काम बहुत दिलजमी से करती। लेकिन इद्दत के बाद शहनाज बेगम को रानिया की दिल जमई से अजीब सा खटका होने लगा। वो ज़ै का कम और खिज़र का ज़्यादा ख्याल रखती थी और प्रोडक्शन हाउस खुद चलाने लगी थी। ज़ै इसी बना पर रानिया से दूर होता जा रहा था जिसे इसकी परवाह ही नहीं थी। वो खिज़र में लगी रहती और खिज़र शायद थोड़ा बहुत जानता था इसलिए इनको वक्तन फ़ौक़ता मना करता रहता। दूसरी तरफ शहनाज भी व्हीलचेयर पर होने की वजह से खिज़र के काम और दूसरी ज़रूरतें पूरी करने से कासिर थी जिससे मजबूरना खिज़र को उन पर ही क़नाअत करना पड़ता। 5 साल का होते ही रानिया ने ज़ै को शहनाज बेगम की काफ़ी मुखालफत के बावजूद बोर्डिंग में भेज दिया और शहनाज जो पहले मोहतात रहती थीं अब तो ज़्यादा शद्दूमत से खिज़र के लिए इसकी दुल्हन ढूंढने लगी। एक बार खिज़र की दुल्हन आ जाती तो रानिया और उसके इरादों को लगाम मिल जाती। बेलगाम तो वो अब भी शहनाज की वजह से हो नहीं पाती थी मगर कब तक रानिया को तो मौका चाहिए होता था और शहनाज बेगम वो मौका नहीं देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने पहले बीनिश के लिए अपनी देवरानी से बात की मगर उन्हें अपनी बेटी के लिए वो तल्ख लफ्ज़ अब भी याद थे जिसकी वजह से उन्होंने नरमी से इनकार कर दिया था। देखिए भाभी मेरी बेटी आपके खूबसूरत बेटे के लिए मुनासिब नहीं। तुम तंज कर रही हो। नहीं भाभी मैं मवाजना कर रही हूँ और ये सच्चाई भी है कि खिज़र का हसन मेरी बेटी को सारी जिंदगी एहसास कमतरी में मुब्तला रखेगा।
लोगों में उठना बैठना होगा तो सबकी बमगोइयां और खिज़र का हसन एक तरह से फितना भी है। इनकी आवाज़ सुनकर शहनाज के सर पर छत आ गिरी थी। तो तुम्हें भी शक है? मुझे शक नहीं, यकीन है भाभी, और शायद अब भी इसलिए ही मुझसे बीनिश का रिश्ता मांगने आई है। महज अब की मजबूरी, वरना आपने तो अहमर के लिए मेरी बीनिश को रद्द कर दिया था, तो खिज़र के लिए कैसे मान सकती है? लेकिन मैं ये ज़रूर कहूंगी कि खिज़र के लिए लड़की ढूंढने में मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगी, मगर बीनिश नहीं, मैंने इसकी शख्सियत को संवारना है और उसका रंग रूप इसकी आने वाली जिंदगी में रुकावट ना हो। शहनाज बेगम ने हुनकारा भरा था और उनकी देवरानी ने इनका हाथ नरमी से थामा था। फजर मत कीजिएगा भाभी, मैं हूं आपके साथ। बीनिश आपकी बहू बने ना बने, एक बेटी जरूर है। और तब से बीनिश इनका अपनी बेटियों की तरह ख्याल रखती थी। खिज़र रात गए घर आया था और कंपटी मसलते हुए पहले शहनाज बेगम के कमरे का रुख किया, मगर कमरे में मिलगजा अंधेरा इनके सो चिकने की गवाही दे रहा था। आज शायद तबीयत खराब होगी, इसलिए जल्दी सो गई। खिज़र ने खुद कलामी की थी और एहतियात से इनके कमरे का दरवाज़ा बंद करता सोफे पर अपना अवराल रखकर बावर्ची खाने की जानिब बढ़ा। फरीद से अपने लिए सालन निकाल कर जैसे ही वो मुड़ा, इसने अपने पीछे बावर्ची खाने के दरवाजे में रानिये को खड़े पाया था। और ऐसे हिली में खिज़र ने जल्दी से नजरें चराई, लेकिन रानिये को जैसे परवाह ही नहीं थी। मसनूई अस को घूरती इसी जानिब आई और उसके हाथ से बाउल लिया था। खिज़र ने कोई मुजाहमत नहीं की और वापस फरीद से पानी की बोतल निकालकर बर्तनों के स्टैंड से गिलास उठा लिया और दानिस्ता बेनियाज बना घूंट घूंट पानी पीने लगा। तुम आज लेट आए, रानिये ने बात की इब्तिदा की थी। जी वो मैं फौजान के साथ चला गया था, इसने और उसकी वाइफ ने दावत दी थी। खिज़र ने बोतल वापस रखने के बजाय टेबल पर रख दी और वहीं रखी कुर्सी पर बैठकर खाना गर्म होने का इंतजार करने लगा। खिज़र जी वो टेबल पर नजरें जमाए जमाए दानिस्ता इसकी जानिब देखने से एहतुज़्ज़ बरत रहा था और उसका ये ग्रेज रानिये भी महसूस कर रही थी और इसलिए दिल महसूस कर असको पुकार बैठी थी कि एक बार तो वो इसकी हशर सामानियों पर अपनी नज़र करम करे। बंदा बशर है, एक बार तो बहक जाए, फरिफ्ता हो जाए। और खिज़र नज़र उठाने से गुरेज़न था कि बंदा बशर था, कहीं बहक न जाए। खिज़र रानिये के ऐसे रोये पर तज़ब्ज़ुब का शिकार था, लेकिन खिलकर बात करने से भी हिचकिचाता था, इसलिए फ़ी और हाल दानिस्ता और बादल नहवासिता चुप था। मगर रानिये की ऐसी हरकतों पर खाइफ होने के बावजूद इसका ज़हन कबूल नहीं कर पा रहा था कि इसकी भाभी, जिसने इसके बड़े भाई से मोहब्बत की शादी की थी, वो इसके लिए। वो अपनी सोच को मलामत करता खुद को ये कहकर तसल्ली देता कि पहले भी तो भाभी ऐसी ही ड्रेसिंग करती थीं और ऐसा ही ख्याल रखती थी, मगर फिर भी वो ज़हनी और क़ल्बी कशमकश में मुब्तला था कि रानिये ने इसके सामने टेबल पर खाना रखा। खिज़र ने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर इसे देखा था। रानिये के लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट थी। थैंक यू भाभी, अब आप जाकर रेस्ट कीजिए, खिज़र ने खाने की तरफ हाथ बढ़ाता हुए सरसरी सा कहा था। रानिये की मसकराहट सिमटी, मगर मैं हूं, तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं वो खुद ले लूँगा भाभी। खिज़र ने नरमी से इसकी बात कत की थी, वैसे भी मैं अपने कमरे में जाकर खा रहा हूँ। ठीक है हम्मम। खिज़र ने ट्रे उठाई थी और किचन से निकल गया। पीछे वो सोचने लगी, ऐसा किया हो जो खिज़र उसकी जानिब मुतवज्जे हो जाए, मगर ये असको खिज़र के गुरेज और शहनाज बेगम की मौजूदगी की वजह से नामुमकिन लग रहा था। इसे कोई और तरीक़ा ढूंढना था जिससे शहनाज बेगम भी राज़ी हो जाती और खिज़र भी इसका हो जाता, और वो नहीं जानती थी कि इसे ये मौका जल्द ही मिल जाएगा। हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होते होते अचानक एक झुमका सा उसके ज़हन में हुआ था और हर बार की तरह वो कुछ साल पहले वाले इस मंजर की याद में खो गया जिसने इसे कई सालों से जकड़ कर रखा हुआ था। वो BSc तालिब इल्म था। इसकी देवमालाई शख्सियत काफ़ी लड़कियों को इसकी जानिब खींच लाती थी और वो भी किसी की दिल आज़ारी करने से बेहतर सबके साथ दोस्ताना मरासिम कायम कर लेता था, मगर इसने इन दोस्ताना मरासिम को कभी भी दूसरे नाजायज़ मरासिम में ढालने की कोशिश नहीं की थी। एक दिन यूं ही गुजरते गुजरते इसका पेन गिर गया था और जल्दी करो ना यार, तपती धूप में सड़क किनारे खड़ी फाइल से माथे पर छज्जा सा बनाए उधर उधर हरासा नजरों से देखती वो अब की बार झुंझलाकर बोली थी। बाइक को कुक पर कुक मारते इबाद ने इसे तिवरी चढ़ाकर देखा था। मेरी जगह तुम आ जाओ, इसने सुलग कर कहा, जिस पर हुरीन ने मुंह बनाया था। मैं इसलिए कह रही थी कि इस वक्त मेरे बहनोई ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो मैं नहीं डरता। इबाद ने तलख कर बाइक को एक जोरदार ठोकर मारी थी, यानी हुरीन का गुस्सा इस पर उतारा। अच्छा डरते नहीं, मगर मैं तो डरती हूँ ना, जल्दी चला लो, ऊपर से गर्मी भी बहुत है। उफ, इसने अब कदरे नरमी समोकर पुचकारा था। वो फिर माथे पर आया पसीना पहुंचता बाइक को कुक पर कुक मारने लगा। इसी वक्त इनके आगे एक कार आकर रुकी थी।
और शीशा नीचे हुआ। इबाद ने अचनबे से मशहूर प्रोडक्शन हाउस की मालिक रानिया को बैठे देखा था। चंद दिन पहले ही वो इसके ड्रामे के लिए ऑडिशन देकर आया था। ऑडिशन में तो ज्यादा कामयाब ना हो सका, मगर अपनी आंखों के दाव पेच से रानिया को हिलाकर आया था। रानिया को इसकी आंखें खूबसूरत लगी थीं, और कुछ सोच और विचार के बाद, खुसूसन आजकल के ड्रामा मेयार और ड्रामा देखने वालों की अक्सरियत यानी सिर्फ नाजुक की नफ्सियात से किसी हद तक वाकिफियत ने उसको इबाद की तरफ राग़िब किया। आधा ड्रामे की आधी शोहरत तो इसकी आंखों से ही हो जाती, जिसकी वजह से वो उसको ड्रामे में एक रूल दे ही देना चाहती थी। आज अकल में वो इसे बुलाने का इरादा रखती थी, और आज वो यहाँ मिल गया था। रानिया ने अपनी जानिब का शीशा नीचे करते हुए पहले इबाद को और फिर कोफ्त से खराब मॉड लिए खड़ी इसके पीछे हुरीन को देखा था। इतनी गर्मी में कहाँ खार हो रहे हो? रानिया ने इससे दोस्ताना अंदाज में पूछा था। इबाद थोड़ा खजिल हुआ। वो मैम, बस अचानक न जाने क्या हो गया उसको। हो जाता है ऐसा कभी कभी। आओ मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर देती हूँ। मैम नहीं, कोई बात नहीं, इबाद ने मरोता इनकार किया था। रानिया ने हल्का सा नफी में सर हिलाया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, तुम आओ, दोनों बैठो। गरज इनके बेहद इसरार पर वो इनकी गाड़ी में बैठ गए थे। इबाद रानिया की साथ वाली सीट, जबकि हुरीन पीछे बैठ गई थी और तीखी नज़रों से इबाद को घोर रही थी। इबाद ने इसकी नज़रों को भांप लिया था, लेकिन अनजान बना रहा। अलबत्ता रानिया ने अब तक खामोश बैठी जलती कुड़ती हुरीन से पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है? जी वो चौंकी। मेरा नाम हुरीन है, वो ज़बरदस्ती मुस्कान लबों पर सजाए बोली। नाइस नीम, रानिया ने सर हिलाया। एक्सक्यूज़ मी मैम, मेरी बस यहाँ ही आएगी, आप मुझे यहाँ उतार दीजिए, हुरीन ने कहा था। इबाद गुड़बड़ा गया। अरे तुम यहाँ क्यों? मुझे पहले ही देर हो गई है, हुरीन ने लठमार लहजे में कहा था, मगर वो गे गया। प्लीज मैम, उसको इसके घर तक ड्रॉप कर दीजिएगा, हुरीन ने कहा था। रानिया ने हंसी दबाई। इबाद की सूरत देखने से ताल्लुक रखती थी। हुरीन ने कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर कदम रखा तो तेज़ चिलचिलाती धूप से इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लेकिन इसे अपनी अना का झंडा सर बुलंद रखना था। इबाद ने इसे बाहर निकलते देखकर जाना चाहा तो रानिया एकदम बोल पड़ी थी, रुको इबाद, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हुरीन, जो इबाद को अपने पीछे आते देखने की मतमन्नी थी, इसके इम रुकने पर कलसकती हुई कार से दूर हो गई। अब पॉइंट की तरफ जाते हुए इसके कदम मन मन के हो रहे थे। करास बेग कंधे पर लटकाए वो चला ही जा रहा था कि इसकी नज़र अचानक अपनी शर्ट की जेब पर गई तो इसका दिल धक से रह गया। शहनाज बेगम ने उसको जो बहुत चा से गिफ्ट किया था वो पेन गायब था। इसे अच्छे तरीके से याद था कि क्लास में से निकलते हुए इसने वो पेन अपनी जेब में ओढ़सा था। कैंटीन तक आते आते कहाँ गया? इसे अचानक ऑडिटोरियम के सामने करीम से अपना टकराना याद आया था। शायद इसी मतभेद में वो पेन वहीं गिर गया था। इसलिए यही सोचकर इसने ऑडिटोरियम के पास जाकर देखने का सोचा, मिलता मिलता, वरना तो इसने गुमशुदा चीज पर कुल ही पड़ने थे। ऑडिटोरियम के सामने जिस जगह वो करीम से टकराया था वहां दो लड़कियां खड़ी थीं, जिनमें से एक के हाथ में इसका पेन, दूसरी की नाक पर तकब्बुर और नखवत थर हुई थी। उन दोनों में गर्मा गर्म बहस जारी थी। एक को तो वो अच्छी तरह जानता था क्योंकि वो इसकी हम जमात यसरह थी और उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। दूसरी जिसके हाथ में हैन था शायद जूनियर थी, इसलिए वो इससे अक्सर अनजान था। चंद एक कॉलेज के दूसरे तालिबे इल्म भी अब वहां इकट्ठे होने लगे थे। वो हालात हाजिरा जाने की गरज से आगे आया तो यसरह की आवाज़ इसके कानों में पड़ी थी। मैं कह रही हूं ना, ये में दे दोनगी इसकी आवाज़ में झुंझलाहट थी। मैं कैसे यकीन कर लूं, इस लड़की ने तीखे से जवाब दिया था और पेन वापस अपने हाथों में घुमाया। ये किसी और की अमानत है, ये सिर्फ एक पेन ही है, कोई तिजोरी की चाबी नहीं जो तुम इतनी हुज्जतें कर रही हो। यसरह चली थी। तिजोरी की चाबी ही लग रही जो तुम इतना इसरार कर रही हो। ओ अच्छा, यसरह ने अच्छा को लंबा करके खींचा था। जान गई हो मैं खिज़र के सामने इम्प्रेशन जमाना चाहती हो ना तुम आम सूरत लड़कियों को बस मौका चाहिए होता है खिज़र के सामने शेखी भगरने का। यसरह का लहजा तेज और हद आमेज था। हुरीन तलख्सा मुस्कुराई। कितने ब्यूटी कंपटीशन जीत चुकी हैं आप? इसके गैर मुतवक्के ठंडे और नासाना लहजे पर यसरह चौंकी थी। क्या कितने ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा ले चुकी हैं आप? अब इसके लहजे में इस्तेज़ा की आमेजिश थी। तालिबिल्मों में दबी दबी हंसी गूंजी तो यसरह का चेहरा हद से सुर्ख हुआ था और जवाब न बनने पर लब भींच लिए। सुनिए, आप में से जो भी उन उदेव मालाई हसन और जमाल रखने वाले उन साहिब को जानते हैं जिनका उन्होंने नाम लिया है, प्लीज ये पेन इनको दे दीजिएगा। इसने छोटे से झमघटे की जानिब मुतवज्जे होकर तेज लहजे में कहा था और जिसने इस बात में सर हिलाया था उसको पेन पकड़ाकर एक तंजिया मुस्कुराहट यसरह की तरफ उछालती वहां से चली गई।
चंद कदम आगे जाकर इसने खिज़र को पेन लेते देखा था और तभी खिज़र की नज़रें भी इससे चार हुई थीं। खिज़र को खिलाफ तवक्को इसकी आंखों में पसंदीदगी और सिताइश तक का शाइबा तक ना नजर आया था, जो वो देखने का आदी था, बल्कि इसकी निगाहें बेतासुर थीं और वो सर झटकती आगे निकल गई थी। जिस पे रेड ड्रेस बहुत जच रहा था। मारिया को देख के दिल कर रहा था कि मारिया को सामने बिठा के बस देखता ही रहूं और दिन हफ्ते महीने साल गुजर जाएं, बस मैं मारिया को देखता ही रहूं और अपनी नज़र ना हटाऊं उन पर से। पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था। हर गुजरते दिन के साथ मेरे मारिया के बारे में ख्यालात और सोच ही बदलती जा रही थी। कहीं मुझे मारिया से मोहब्बत तो नहीं हो गई? जूं ही ये सवाल मेरे दिल ने मेरे दिमाग पे टाइप किया, मेरे दिल में करंट लगना शुरू हो गया। हाँ, ये मोहब्बत ही तो थी। कॉलेज में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था सैफ। वो हमारे कॉलेज की एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था और वो लड़की थी पिंकी, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। पिंकी सैफ को इस नज़र से पसंद नहीं करती थी जिस नज़र से सैफ पिंकी को पसंद करता था, पर पिंकी एक अच्छे दोस्त की नज़र से सैफ को ज़रूर पसंद करती थी। सैफ पिंकी को सच्चे दिल से चाहता था और सैफ ने ही एक बार मुझे बताया था कि जब अब दिन रात किसी एक ही शख्स के बारे में सोचना शुरू हो जाओ और इसके बाद अब के अंदर जब ये सवाल पैदा हो कि क्या आपको इस शख्स से मोहब्बत तो नहीं हो गई, तो समझ जाओ कि आप इस शख्स की मोहब्बत में दिलजान से गिरफ्तार हो चुके हो। जब सैफ ने अपना ये फ़लसफ़ा मुझे सुनाया तो मुझे तब इस पे हंसी आई, क्योंकि तब मैं किसी लड़की से मोहब्बत नहीं करता था। अब जाहिर है मोहब्बत करने वाला ही इस तरह की बातों को समझता है, जिसने मोहब्बत ही ना की हो वो इस तरह के फ़लसफ़े पे हंसेगा ही। सैफ की यही बात तो मेरे दिमाग में गूंजी थी, जिसके बाद मुझे करंट लगना शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में पहली बार मोहब्बत हुई थी और वो भी मारिया से। मैंने बेदिल्ली से नाश्ता ख़त्म किया और मारिया को उठने को बोला और मारिया और मैं कार में आके बैठ गए। मारिया को उनके मेडिकल कॉलेज उतारा और जब तक मारिया गेट के अंदर जाके मेरी नज़रों से ओझल ना हुई, मैं बेबसी के आलम में मारिया को देखता रहा। मेरी बेबसी और मेरी भीगी आंखें मारिया के साथ मेरी लाहासिल मोहब्बत का ऐलान कर चुकी थीं, पर मारिया मेरे उन जज्बात से बेखबर थी। इसे पता ही नहीं था कि मैं 2 ही दिनों में इससे कितना टूट के मोहब्बत करना शुरू हो गया हूँ। कैसे मारिया को कहूँ कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ? सवालों की जंग ऐसे ही मेरे अंदर चलती रही और मैं अपने कॉलेज पहुँच गया। आज पिंकी भी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैंने भी इसे टेक्स्ट करके नहीं पूछा कि वो कहाँ है, क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता था। कॉलेज से फारिग होने के बाद मैं मारिया को पिक करने उनके कॉलेज की तरफ जा रहा था कि मारिया का मैसेज आया कि ताबिश अभी मत आना, मैं फंक्शन की वजह से लेट हूँ। जब पिक करने बुलाना हुआ मैं मैसेज कर दूंगी। मैं फिर वहीं से घर की जानिब चल पड़ा। घर पहुंच के चची से मिला और चची ने मारिया का पूछा तो उन्हें बताया कि मारिया लेट फारिग होंगी फंक्शन की वजह से। मैं अपने रूम में आया और फ्रेश होने के बाद खाना खाने नीचे आ गया। चची मेरे पास ही बैठ गई। खाने के दौरान अचानक मैंने चची से सवाल किया कि चची अब की और चचा की शादी पसंद की थी अरेंज? चची हंस पड़ी और कहा कि तुम्हें आज ये बात कैसे याद आई? मैंने कहा वैसे ही चची, अब बताई ना जो पूछा है। तो चची ने कहा कि वैसे तो तुम्हारे चचा मेरे फर्स्ट कजिन हैं, पर वो मुझे बहुत छोटी उम्र से ही बहुत पसंद करते थे और ये पसंद आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई और एक दिन तुम्हारे चचा ने अपनी मोहब्बत का इजहार भी मुझसे कर दिया। और मैंने पूछा कि चची अपने चचा को क्या जवाब दिया था? चची ने कहा कि तुम्हारे चचा एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे खावंद की हैसियत से अपने लिए परफेक्ट लगे, पर हया औरत का जेवर है, इसलिए मैं उनसे इस वक्त जवाब में कुछ नहीं कह सकी। तुम्हारे चचा ने फिर हमारे घर रिश्ता भेजा, हम दोनों की शादी हो गई और मैं अपने आप को खुशकिस्मत औरत समझती हूँ कि तुम्हारे चचा जैसे एक अच्छे इंसान से मैं मंसूब हुई। मैं खाना खा के ऊपर रूम में आ गया और लैपटॉप पे सॉन्ग सुनने लगा और सोचने लगा कि मैं भी मारिया से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूं। आज तो अपने रूटीन के मुताबिक नींद भी नहीं आ रही थी मुझे। सच ही सुना था कि मोहब्बत में भूख भी कम लगती है और नींद भी कम आती है। ऐसे ही टाइम सॉन्ग्स सुनते हुए गुजरता रहा और मारिया का मैसेज आ गया कि मुझे पिक करने आ जाओ। मैं उठा और कार लेके मारिया के कॉलेज की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंच के मारिया को मैसेज किया कि बाहर आ जाए, तो थोड़ी ही देर में मारिया गेट से सामने हुई और कार की तरफ बढ़ी, पर उनके साथ 2 लड़कियां और थी, जिनमें से एक मेरी फ्रेंड पिंकी और दूसरी को आज मैं पहली बार देख रहा था। कार मैंने साइड पे पार्क किया और बाहर निकल आया मारिया और इस लड़की को सलाम करके पिंकी से पूछा कि वो यहाँ कैसे, तो पिंकी ने बताया कि ये साथ में इसकी कजिन है जिसका अभी यहाँ पे एडमिशन हुआ है। कॉलेज के फंक्शन पे इसने आज मुझे भी इनवाइट किया था कि आओ थोड़ा मज़ा हो जाएगा। पिंकी से मैंने पूछा कि आओ आप लोगों को मैं ड्रॉप कर दूंगा, तो इसने कहा कि नहीं हमारी कार आने वाली है, तुम जाओ। मैं पिंकी और इसकी कजिन को बाय बोलता हुआ कार में आ गया
और मारिया भी उन्हें बाय कहती हुई कार में बैठ गई। मारिया कार में क्या आके बैठी मानो के जैसे कार में बेहार हो गई। मेरे अर्द गिर्द जैसे फूल खिलने लगे और मेरा दिल चुपके से मुस्कुरा उठा। मारिया से मैंने आज के फंक्शन के बारे में पूछा और मारिया मुझे फंक्शन के बारे में बताने लगी। मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ मुझसे कुछ ही इंच के फासले पे बैठी थी। आज मारिया के साथ कार में बैठ के जो सफ़र में कर रहा था, दिल चाह रहा था कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो, और दिल ये भी चाह रहा था कि मैं कार किसी ऐसी रोड पे ले जाऊँ जो कभी ना ख़त्म होने वाली रोड हो। पर ये सब ख्वाहिशें ऐसी थीं जिन्हें सोच के मैं अपने दिल को कुछ पिल का सुकून ही दे सकता था। हकीकत वही थी कि जो मैं चाहता था वो नामुमकिन और लाहासिल था। कुछ ही देर बाद हम घर पहुंच गए और हम घर के अंदर एंटर हुए तो मारिया चची से मिलने उनके रूम में चली गई और मैं अपने रूम में आ गया। आज मेरा अपने दोस्तों की तरफ जाने का भी कोई दिल नहीं कर रहा था और मेरी ये कैफियत थी कि मैं बस तन्हा रहना चाहता था, और अगर मेरी तन्हाई को ख़त्म करने का इख्तियार किसी को अब था तो वो मारिया थी। रात को जब खाने का टाइम हुआ तो मैं खाने के लिए नीचे गया और सबको सलाम करके खाना खाने बैठ गया। खैर, खाना ख़त्म किया और मैं रूम में आ गया। थोड़ी देर बाद रूम के डोर पे दस्तक हुई और मैंने डोर खोला तो सामने मारिया खड़ी थी और मारिया ने कहा कि ताबिश, मैंने अभी स्टडी करनी है, मैं स्टडी करके तुम्हारे पास आऊँगी। मारिया की ये बात सुनते ही मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो गया और बड़ी मुश्किल से मेरी ज़ुबान से ये लफ्ज़ अदा हुए, जी मारिया। फिर मारिया अपने रूम में चली गई और मैं डोर बंद करके अपने बेड पे आके गिर गया। आखिर वो वक्त आ गया और मेरे रूम के डोर पे दस्तक हुई तो मैं उठा और डोर खोला और सामने तवक्को के मुताबिक मारिया खड़ी थी। मारिया ने मुस्कुरा के कहा कि ताबिश, आज डोर पे ही खड़ा रखना है, आ अंदर बिला लोगे। मैंने बहुत मुश्किल से मारिया की इस बात पे समाइल की और एक साइड पे हो गया और मारिया को अंदर आने का रास्ता दिया। मारिया रूम के अंदर दाखिल हुई और बेड की तरफ बढ़ी और बेड पर बैठ गई। मैं मारिया से बहुत देर से बातें करना चाहता था पर मारिया ने ज़्यादा देर मुझसे बात नहीं की और मुझे कहा कि ताबिश, तुम अब स्टडी करो और मैं सोने लगी हूँ। मैंने खामोशी से लाइट ऑफ करके टेबल लैंप ऑन किया और बुक खोल ली और मारिया थोड़ी ही देर में सो गई। मैंने मारिया के सोते ही बुक बंद की और करवट बदल के मारिया की तरफ मुंह कर लिया और मारिया के चेहरे को देखना शुरू हो गया। मारिया बहुत खूबसूरत लग रही थी और मुझे कुछ खबर नहीं रही कि मैं ऐसे कितनी देर अपनी मोहब्बत का दीदार करता रहा।